हेलो एवरीबॉडी, जॉन ऑलिवर यहाँ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ जो शायद आपको बोरिंग लग सकता है, पॉलिटिक्स। अब मुझे पता है ये बस बोरिंग भाषण और टीवी पे बहस करते हुए लोगों जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए पॉलिटिक्स आपके सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। इसके मूल में पॉलिटिक्स बस ये है कि हम एक ग्रुप में कैसे डिसीजन लेते हैं। ऐसे सोचो, अगर आप और आपके दोस्त ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिज्जा कहाँ से मंगवाना है, तो वो पॉलिटिक्स इन एक्शन है। हालांकि पॉलिटिक्स सिर्फ पिज्जा पार्टी के बारे में नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों से लेकर हमारे द्वारा पार ऐछे जाने वाले स्कूलों और मिलने वाले हेल्थ केयर तक। अब जब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर गवर्नमेंट शब्द सुनते हैं, लेकिन ये असल में क्या है? संक्षेप में, गवर्नमेंट उस टीम की तरह है जिसे हम अपने देश या राज्य या शहर के लिए चीजों को मैनेज करने और डिसीजन लेने के लिए हायर करते हैं। इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझें। आपके पास आपके खिलाड़ी हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से जैसे प्रेसिडेंट, कांग्रेस और कोर्ट, आपके कोच, देश के नेता, और आपकी प्लेबुक, कानून और नियम जिनका उन्हें पालन करना होता है। उनका काम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना है, जैसे देश को सुरक्षित रखना, जरूरी सेवाएं प्रदान करना और उम्मीद है हमारे जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना। बेशक किसी भी टीम की तरह गवर्नमेंट अच्छी, बुरी या बीच में कहीं भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट चलाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक वैसे ही जैसे बास्केटबॉल टीम को कोच करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे आम सिस्टम में से एक है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है लोगों का राज। डेमोक्रेसी में नागरिकों को यह कहने का अधिकार होता है कि उनकी गवर्नमेंट कैसे चले, आमतौर पर अपने नेताओं के लिए वोट करके। इसे टीम कैप्टन चुनने जैसा समझें। डेमोक्रेसी में लोगों को यह चुनने का अधिकार होता है कि उन्हें कौन टीम का नेतृत्व करने का सबसे अच्छा काम करेगा। और स्पोर्ट्स की तरह ही कभी कभी सबसे अच्छे खिलाड़ी हमेशा सबसे अच्छे कप्तान नहीं बनते हैं। इसलिए जब आप वोट देते हैं तो ध्यान देना और सोच समझकर चुनाव करना जरूरी है। लेकिन हाँ, कम से कम डेमोक्रेसी में आपके पास अपनी आवाज उठाने का मौका होता है, जो कि कुछ और सिस्टम के बारे में नहीं कहा जा सकता है। डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है ऑथोरिटेरियनिज्म। यहां एक व्यक्ति या लोगों का एक छोटा समूह सारी पावर अपने हाथ में रखता है और उन्हें चुनाव या पब्लिक की राय जैसी उल्लंघनकारी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी बास्केटबॉल टीम में एक ऐसा कोच होता जो खिलाड़ियों की बात सुने बिना या प्रशंसकों के बारे में परवाह किए बिना सभी फैसले खुद लेता। ये नेता अक्सर जोर जबरदस्ती से या लोगों की आज़ादी को सीमित करके पावर में आते हैं और वे किसी भी जरिए से पावर में बने रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट स्वाभाविक रूप से खराब होती है। कुछ चीज़ों को करने में काफ़ी कुशल हो सकती है, कम से कम थोड़े समय के लिए। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि कोई वास्तविक जवाबदेही नहीं है और लोगों के अधिकारों को आसानी से रौंदा जा सकता है। सेक्शन 5, मोनार्की, राजा, रानी और ताज का असली हकदार कौन? डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म के बीच में कहीं ना कहीं आपको मोनार्की मिलेगी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक राजा या रानी सबसे बड़े होते हैं और वे अपने परिवार से अपनी पावर पाते हैं। इसे किसी रियलिटी टीवी शो पर चलने वाले एक बहुत लंबे राजवंश की तरह समझें, सिवाय इसके कि वे गुलाब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक ताज के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आपके पास पूर्ण राजशाही है, जहां शासक के पास पूरी पावर होती है, जैसे सऊदी अरब, और संवैधानिक राजशाही, जहां सम्राट की शक्ति एक संविधान द्वारा सीमित होती है और वे ज्यादातर एक प्रतीकात्मक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जैसे यूके। एक तरफ एक वंशानुगत नेता होने से स्थिरता और निरंतरता की भावना मिल सकती है, दूसरी ओर यह वास्तव में सबसे योग्यतापूर्ण प्रणाली नहीं है, है ना? मेरा मतलब है, सिर्फ इसलिए कि आपके माता पिता शासन करने में अच्छे थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें अच्छे होंगे। सेक्शन 6, पॉलिटिकल पार्टीज, टीम चुनना और वोट के लिए लड़ाई। अब इन अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर आप अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को पावर के लिए लड़ते हुए पाएंगे। इन पार्टीज को पॉलिटिक्स के बड़े खेल के भीतर क्लब या टीम की तरह समझें। उनके अपने विश्वास, मूल्य और लक्ष्य होते हैं और वे अपने सदस्यों को ऑफिस में चुनने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन मान्यताओं को अमल में ला सकें। यूएस में हमारे पास 2 पार्टी सिस्टम है,
जो सुनने में जितना मजेदार लगता है उतना ही मजेदार है। आपके पास डेमोक्रेट हैं जिन्हें आमतौर पर अधिक उदारवादी माना जाता है, और रिपब्लिकन जिन्हें आमतौर पर अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। राजनीतिक दल एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि वे साझा मूल्यों के इर्द गिर्द लोगों को संगठित करने में मदद कर सकते हैं और सरकार में चीजों को प्राप्त करना आसान बना सकते हैं। सेक्शन 7 चुनाव, बड़ा खेल और आपका वोट कैसे मायने रखता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को पावर में कैसे लाती हैं? बेशक चुनावों की जादुई दुनिया के जरिए। यहीं पर नागरिक उन उम्मीदवारों को वोट देते हैं जिन्हें वे अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। इसे पॉलिटिक्स के प्ले ऑन ऑफ की तरह समझें, जहां टीमें, राजनीतिक दल अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, उम्मीदवारों को आगे रखते हैं और प्रशंसक, मतदाता यह तय करते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन मूल विचार यह है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। चुनाव अक्सर बहुत कम अंतर से जीते जाते हैं, इसलिए हर वोट मायने रखता है। सेक्शन 8 पब्लिक पॉलिसी, आपकी सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती। चुने हुए अधिकारी ऑफिस में आकर क्या करते हैं? वे बहस, धन उगाहने और ट्वीट करने में समय व्यतीत करते हैं। पब्लिक पॉलिसी पर काम करते हैं। इसे बास्केटबॉल टीम के गेम प्लान की तरह समझें। यह शिक्षा सुधार और गरीबी कम करने जैसे लक्ष्यों को रेखांकित करता है। स्कूलों के लिए धन में वृद्धि या नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, कानून और विनियमों का पालन करना। पब्लिक पॉलिसी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सेक्शन 9 पावर, ये क्या है और पॉलिटिक्स में क्यों मायने रखता है। अब हम पावर के बारे में बात किए बिना पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। यह वह इंजन है जो पूरे तमाशे को चलाता है, वह चीज जिसके लिए हर कोई लड़ रहा है। लेकिन आखिर पावर है क्या? सरल शब्दों में, यह दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें वह करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है जो आप चाहते हैं, भले ही वे ऐसा न करना चाहें। इसे इस तरह समझें, यदि आप ही हैं जो हमेशा यह तय करते हैं कि पिज्जा कहां से ऑर्डर करना है, तो आपके पास पावर है। पॉलिटिक्स में पावर कई रूप लेती है। आपके पास औपचारिक शक्ति है जो राष्ट्रपति या कांग्रेस के सदस्य होने जैसे अधिकार की स्थिति धारण करने से आती है, और आपके पास अनौपचारिक शक्ति है जो करिश्मा, विशेषज्ञता या पिज्जा पर अनानास के बारे में बात करने का एक बहुत ही प्रेरक तरीका जैसी चीजों से आती है। सेक्शन 10 वैध शक्ति नियमों से खेलना। ज्यादातर राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रकार की शक्ति वैध शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसे वैध और स्वीकार्य माना जाता है क्योंकि यह एक मान्यता प्राप्त स्रोत से आती है, जैसे संविधान, कानून या निष्पक्ष चुनाव। इसे इस तरह समझें, यदि आप बास्केटबॉल का खेल खेल रहे हैं और रेफरी कोई कॉल करता है तो आपको कॉल पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि रेफरी के पास वे निर्णय लेने की वैध शक्ति होती है। इस तरह वैध शक्ति राजनीति में काम करती है। यह नियमों का पालन करने और प्रक्रिया का सम्मान करने के बारे में है, तब भी जब यह आपके पक्ष में न हो। बेशक सिर्फ इसलिए कि किसी के पास वैध शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा इसका बुद्धिमानी या निष्पक्षता से उपयोग करेंगे। सेक्शन 11 जबरदस्ती की ताकत, अपना रास्ता पाने के लिए बल का प्रयोग करना। अब शक्ति स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर आपके पास जबरदस्ती की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो सजा की धमकी या बल के प्रयोग पर आधारित होती है। इसे इस तरह समझें, अगर कोई आपके सिर पर बंदूक रखता है और आपको अपना बटुआ देने के लिए कहता है, तो वे जबरदस्ती की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज्यादातर मामलों में इस तरह की शक्ति राजनीति में उतनी जाहिर या हिंसक नहीं होती है, लेकिन यह अभी भी कई रूप ले सकता है, जैसे किसी कार्यक्रम के लिए धन में कटौती की धमकी देना, विरोधियों को बदनाम करने के लिए प्रचार फैलाना, या यहां तक कि दूसरों को धमकाने या डराने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करना। जबरदस्ती की शक्ति अल्पावधि में प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह अक्सर आक्रोश, अस्थिरता और बहुत सारे खराब पिज्जा की ओर ले जाती है। सेक्शन 12 आर्थिक शक्ति, पॉलिटिक्स में भी पैसा बोलता है। राजनीति में आर्थिक शक्ति कई रूप ले सकती है, जैसे राजनीतिक अभियानों के लिए दान करना, अनुकूल कानून के लिए पैरवी करना या जनमत को प्रभावित करना। सेक्शन 13 निष्कर्ष, फर्क लाने के लिए राजनीति को समझना। तो आपके पास यह है दोस्तों, राजनीति की जंगली और निराली दुनिया में एक क्रैश कोर्स। हमने सरकार की मूल बातों से लेकर
विभिन्न प्रकार की शक्ति तक सब कुछ कवर किया है और उम्मीद है आपने रास्ते में एक या दो चीजें सीखी होंगी। अब मुझे पता है कि राजनीति भ्रमित करने वाली, निराश करने वाली और कभी-कभी सर्वथा निराशाजनक भी हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भी है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमारे नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों के हम सभी के लिए वास्तविक परिणाम होते हैं। तो राजनीति से कतराएं मत, सूचित रहें, शामिल हों और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि हम जितना अधिक इस बारे में समझेंगे कि यह पूरी चीज कैसे काम करती है, हम फर्क करने के लिए उतने ही बेहतर होंगे।